कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं। नाम बोले तो मिन यांग। ये इस सिटी का फेमस लॉयर होने के साथ साथ कंपनी का सीईओ भी है। फिलहाल ये बेचारा थक हार के घर वापस जा रहा है। तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सर आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, ये फौरन हॉस्पिटल जा पहुंचता है। अफसोस इसने देर कर दी। इसकी बहन मिस शियान अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ हम बताते चलें कि मिन यांग की सिस्टर शादीशुदा थी। यही नहीं, वो शी ग्रुप की प्रेसिडेंट भी थी। उसका एक प्यारा सा बच्चा भी है जिसका नाम जीजी है। बेचारा काफ़ी रो रहा है। इसे अपने मॉम की बहुत याद आ रही है। ये इस बात से अनजान है कि इसकी मॉम मर चुकी है। मिन यांग जीजी को अपने कस्टडी में लेना चाहता है ताकि ये इसका अच्छे से केयर कर सके। तभी हॉस्पिटल में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ पहुंचती है जिसका नाम न्यांगशी है। ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि मिस शियान के जो हस्बैंड थे वो इस लड़की के भाई हैं। इसी वजह से तो ये हॉस्पिटल आई है, क्योंकि इसे अपने भाई और सिस्टर इन लॉ की काफ़ी फिक्र जो हो रही थी। जैसे ही जीजी की नज़र न्यांगशी पे पड़ती है तो बच्चा इसे पहचान लेता है। वो बोलती है कि रो मत, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मॉम डैड इंजर्ड हुए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये बात सुन मिन यांग बोलता है कि नहीं, वो लोग मर चुके हैं। न्यांगशी इसे साइड में ले जाके बोलने लगती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। ये सही समय नहीं है इसे सब कुछ बताने का। वो अभी भी छोटा है, तुम्हें अपनी ज़बान पे लगाम देना चाहिए। वो बोलता है कि मैंने सच ही तो बोला, यही सही समय है। जो हो गया वही हकीकत है, टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यांगशी इससे एग्री नहीं करती। दोनों बहस करने लगे। मिन यांग गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर की विल के मुताबिक मैं ही इसका गार्डियन हूँ। अब से ये बच्चा मेरी कस्टडी में है। मुझे ही सब डिसाइड करने का हक है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। न्यांगशी तो इसकी किसी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। पूछने लगती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम्हारी बहन तो एक्सीडेंट में मर गई थी, वो पहले से वसीयत कैसे लिख सकती है? मुझे तुम पे यकीन नहीं है, लाओ मुझे वसीयत दिखाओ। मिन यांग बोलता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन है मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। ये तो जाने लगा। न्यांगशी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भतीजे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, बच्चा भी इसके साथ रहना चाहता है। बोलने लगती है कि जब तक कि मैं वसीयत ना देख लूं तब तक मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली। मिन यांग तो बड़ा ही एरोगेंट और पत्थर दिल इंसान निकला। ये बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। न्यांगशी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो साला लॉयर जो ठहरा उससे लड़ना आसान नहीं होगा। फिर मिन यांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो न्यांगशी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे ला के दे। यही नहीं, उसे ये भी जानना है कि आखिर उसकी बहन ने वसीयत क्यों लिखी, क्या उसे किसी का डर था। ये सब बातें मिन यांग को काफ़ी परेशान कर रही हैं। देखते हैं सच कब पता चलता है। मिन यांग जीजी को अपने घर ले आया, पर यहाँ का माहौल तो काफ़ी ख़तरनाक सा है क्योंकि बच्चा इनसे संभल नहीं रहा। इसे तो बस आंटी न्यांगशी के पास ही जाना है। दरवाज़ा भी बज उठा, न्यांगशी भी आ पहुँची। एक का भांजा तो दूसरे का भतीजा, दोनों इस बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकते। जीजी ने अपनी आंटी को हक कर लिया। दोनों इमोशनल हो गए, लेकिन पत्थर दिल इंसान इससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची। वो जवाब देती है कि लाओ वसीयत दिखाओ, पता तो चले कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। असिस्टेंट बताने लगता है कि मैडम हम वसीयत के डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, जैसे ही कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी हम वो विल पब्लिक कर देंगे। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं जीजी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं है। मिन यांग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी डिसाइड करने का हक नहीं है, ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। तुम इसके पीछे इसलिए पड़ी हो ताकि तुम्हें इसकी जायदाद मिल सके। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये दोनों तो उलझ पड़े। माहौल को टेंस देख असिस्टेंट समझदारी दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैडम गुस्सा मत हो, रात के 2 बज चुके हैं। आप जीजी को रूम में ले जाइए, सुबह इस बारे में बात करेंगे। आज रात आप यहीं पे स्टे करें। न्यांगशी बच्चे को लेकर रूम में चली गई। मिन यांग शॉक्ड हुआ पड़ा है। बोलने लगता है कि ये कैसे हो गया, ये मेरा घर है या फिर उस असिस्टेंट का।
नेक्स्ट सीन में जीजी न्यांगशी से बोलने लगता है कि आंटी, मुझे वो काला खड़ूस बालू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो काफ़ी डरावना है, आप अच्छी हो, मेरे साथ रहो। वो बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, अब तुम सो जाओ। ये दोनों सो गए पर मेन यांग नहीं, इसने तो ड्रिंकिंग शुरू कर दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बहन इसे बोल रही थी कि भाई तुम मेरी शादी में नहीं आए, यहाँ तक कि मुझे बच्चा हुआ तब भी तुम नहीं आए, लगता है कि तुम मेरे जनाजे में भी नहीं आओगे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ज़रूर कोई रीज़न था जिसकी वजह से मेन यांग अपनी बहन से मिलने नहीं जाता था। कहीं उसके हस्बैंड तो वो वजह नहीं? सच क्या है आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। न्यांगशी को भी पास्ट याद आ गया। भाई और भाभी जी इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन दोनों का इससे अच्छा रिलेशनशिप था, वो लोग न्यांगशी पे ट्रस्ट करते थे, तभी तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद न्यांगशी के नाम कर दी। पर ये बात न्यांगशी को नहीं पता। देखते हैं कब इसे सच का पता चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आके मिन यांग को बताने लगता है कि बॉस, उस लड़की ने अपना ज़्यादातर टाइम अब्रॉड में बिताया है, इसलिए हमें उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे बॉस, आप उस लड़की को अपने घर पे रहने दोगे या फिर उसे निकाल बाहर फेंकोगे? मिन यांग जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे निकाल दूंगा। असिस्टेंट को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि जीजी अभी भी छोटा बच्चा है, वो न्यांगशी से काफ़ी अटैच है, उससे दूर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेन यांग तो अपने असिस्टेंट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये किसी पे यकीन नहीं कर सकता। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी अपने भतीजे के साथ है। वो सोचती है कि अगर वाकई में कोई वसीयत है तो ज़रूर वो उसने यहीं कहीं छुपाया होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसने तो अपनी कोशिश शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ वकील बाबू मोबाइल में अपने घर का सर्वेलेंस वीडियो देखने में बिजी है। न्यांगशी तो बच्चे के साथ नहीं है, आखिर वो है कहाँ पे? ये बात इसे परेशान कर रही है। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी को पता चल गया है कि मेन यांग ने वसीयत कहाँ पे छुपा रखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके रूम का डोर लॉक हुआ पड़ा है, पासवर्ड लगाना होगा। न्यांगशी तो ठहरी जासूस, ये इन कामों में माहिर है। ये पाउडर शॉटर लेके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। 4 डिजिट तो पता चल गए, लेकिन सही कॉम्बिनेशन लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओह शिट, गलत टाइम पे दरवाजा बज उठा। मेन यांग का अर्जेंट पैकेज आ गया। शाओलू सोचती है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि वसीयत यहाँ पर रखे। बहाना अच्छा है, मुझे उसके ऑफिस जाना होगा। ये उसके ऑफिस जा पहुंची। मेन यांग तो रूम में मौजूद ही नहीं। मौके का फायदा उठाते हुए न्यांगशी हिडन लॉकर को तलाश करने लगी। लो जी, वकील बाबू भी आ गए। लड़की बोल उठी कि तुम्हारा स्पेशल पार्सल आया था, वो मैं तुम्हें देने आ गई। वो बोलता है कि थैंक्स, अब दफा हो जाओ। न्यांगशी तो आसानी से नहीं जाने वाली। मेन यांग डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखने लगा। ये देख न्यांगशी इसके पास आती है ताकि जासूसी कर सके। दोनों आसपास, मौका भी खास। फिलहाल दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई, पहले प्यार तो होने दो। मेन यांग बोलने लगता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गई? लड़की बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे सर पर एक कीड़ा देखा, सो मैं वो भगाने आई थी। मेन यांग ने इसका हाथ पकड़ लिया। असिस्टेंट भी आ पहुंचा। कहने लगता है कि वाह क्या नजारा है। न्यांगशी बोलने लगती है कि जीजी घर पे अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। जब ये जाने लगती है तो तभी मेन यांग इससे बोलता है कि झूठी, जीजी सुबह से अकेला ही खेल रहा था, तुम तो उसके पास थी ही नहीं। ये बात सुन न्यांगशी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि ये लो खुद ही देख लो, लाइव वीडियो देख। लड़की बोलती है कि बेशरम, तुमने अपने घर में सर्वेलेंस सिस्टम लगा रखा है, जरूर तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए देखा होगा, लाओ मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। ये दोनों तो लड़ पड़े। लड़की ने इससे मोबाइल छीन लिया। असिस्टेंट इनके फोटोज लेने लगा। मिन यांग उससे बोलता है कि अभी के अभी डिलीट कर। सुन लड़की, मैं तेरी जासूसी नहीं कर रहा था, मेरे घर में सर्वेलेंस सिस्टम काफी पहले से लगा हुआ है। न्यांगशी तो इसके मोबाइल में लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। अरे ये क्या, नैनी तो जीजी को मार रही है। न्यांगशी बोलती है कि देख जरा, ये है तेरी चॉइस, वो नैनी तो जीजी को मार डालेगी।
दोनों के दोनों हुए परेशान, फौरन से घर पहुंच गए। इन्होंने नैनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो इसकी खैर नहीं। वकील बाबू ने अपनी वकालत शुरू कर दी। अगर नैनी ने जीजी से माफी नहीं मांगी तो इसकी बची कुची जिंदगी जेल में गुजरेगी। सो ये फौरन से सॉरी बोल के भाग निकली। जीजी सो गया है। नियांगशी मिन यांग से बोलती है कि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए थैंक्स। वो बोलता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। वो बोलती है कि आज तो हम लकी थे जो टाइम पे सब कुछ पता चल गया, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा। हमें कुछ स्टेप लेने होंगे ताकि जीजी दोबारा से हर्ट ना होने पाए। सो तुम इस घर में लगे सर्वेलेंस सिस्टम का एक्सेस मुझे दो ताकि मैं जीजी पर 24 घंटे नजर रख सकूं। मिन यांग जवाब देता है कि मैंने सोच लिया, जीजी को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। नियांगशी तो मान गई, पर ये जीजी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। लेकिन मिन यांग ऐसा होने थोड़ी देगा। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये बच्चे को इसके हवाले नहीं करेगा। ये बातें सुन नियांगशी बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। तो फिर बताओ, क्या सच में मेरे भाई और भाभी की कोई वसीयत है या फिर नहीं? वो जवाब देता है कि हाँ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसने वसीयत के कुछ पेजेस नियांगशी के हाथ में दे दिए। ये देख वो बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मिस यांग ने इतनी जल्दी विल क्यों लिखी? जरूर कोई वजह होगी। मिन यांग बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से मेरी बहन ने ऐसा किया। सुनो नियांगशी, तुम मुझे 1 मंथ का टाइम दो, फिर तुम जो चाहे पूछ लेना, जब तक मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर लूँगा। नियांगशी बोलती है कि ठीक है, 1 मंथ से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे तुम पे यकीन तो नहीं है, लेकिन जीजी की खातिर तेरे इस वादे पे यकीन कर लेती हूँ। बाय। उसके बाद होता ये है कि जब मिन यांग नियांगशी के ब्रदर यू जैंग के बैंक स्टेटमेंट देखने लगता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसने 1 साल में कई मर्तबा लार्ज अमाउंट विड्रॉल करवाया। ये बात तो परेशानी वाली है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब तो सच का पता लगाना ही होगा। नियांगशी इससे आके पूछने लगती है कि तुम इतनी रात को फोन पे किससे बातें कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज तुम दफा होके सो जाओ। ये चली गई। रात काफी हो गई। जब मिन यांग अपने रूम में जा रहा होता है तो तभी जीजी इसके पास से गुजरता है। ये तो नींद में चल फिर रहा है। इस बीमारी को स्लीप वॉकिंग कहते हैं। मिन यांग ने इसे उठा के बेड पे लेटा दिया। नियांगशी भी पास सोई पड़ी है। मिन यांग इसे भी उठा के बेड पे लेटाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ हो गई। शायद लड़की थोड़ी मोटी है, ये उसे उठा नहीं पाया। इसने अपना बैलेंस खो दिया। रोमांटिक टच होते ही बंदे का दिल मचल उठा। लड़की को वहीं पे सुला के खुद पीछे हट गया। लगता है कि इसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तभी तो इसका ये हाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई। नियांगशी भी नींद से उठ पड़ी, लेकिन जीजी का तो कुछ अता पता नहीं। ये तो परेशान होके उसे ढूंढने लगी। अरे ये क्या, जीजी तो अपने अंकल के साथ मौज मस्ती करने में बिजी है। बोलने लगता है कि आंटी, ये काला भालू मुझे जिंदा खाना चाहता है, प्लीज बचाओ। नियांगशी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। मिन यांग भी नहा धो के आ गया। जैसे ही लड़की की नज़र इस पे पड़ती है तो वो अपनी नज़रें झुका देती है। शर्टलेस वकील बाबू नियांगशी के पास आके बोलने लगता है कि कल रात जीजी नींद में चल फिर रहा था। ये बात परेशानी वाली है, तुम आज उसे डॉक्टर के पास ले जाना, ओके? ये बोल के वो चला गया। नेक्स्ट सीन में नियांगशी जीजी से बोलती है कि बेटा, मैं और तुम्हारे मामू जी आज तुम्हें किसी फन प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे ना हमारे साथ? बच्चा बोलता है कि हाँ आंटी जी, लेकिन मैं इस काले भालू को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। नियांगशी बोलती है कि गंदी बात, ये तुम्हारे मामू हैं, तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुन वकील बाबू, इसकी बातों का बुरा मत मानना। इसने तुम्हारा ये निकनेम इस वजह से रखा है क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। चलो जीजी, अब हम चलते हैं।
जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तभी बादल गरज उठे, बारिश शुरू हो गई। मिन यांग तो खौफजदा हो गया, इसकी हालत तो बिगड़ने लगी। लगता है कि इसका पास्ट काफी दर्दनाक रहा है, तभी तो ये डर सा गया है। मिन यांग अपने रूम में चला गया। न्यांगशी इसके पीछे पीछे। इस बेचारे ने खुद को छुपा लिया ताकि इसे थंडरस्टॉर्म की आवाज़ सुनाई ना दे। न्यांगशी इससे पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? वो चिल्ला के बोलने लगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। न्यांगशी चली गई। मिन यांग की हालत ठीक नहीं। ज़रूर कोई तो वजह है जो ये अचानक से इतना खौफजदा हो गया। बारिश रुकते ही मिन यांग की हालत संभल जाती है, अब वो पहले से बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यांगशी अपने भतीजे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। टेंशन वाली कोई बात नहीं, जीजी की मेंटल कंडीशन सीरियस नहीं है, ये बस ट्रॉमा का शिकार है। मॉम डैड को खोने के बाद ये प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है। डॉक्टर शेन इसे एडवाइस देने लगी कि तुम बच्चे को वीकेंड्स पे बाहर घुमाने ज़रूर ले जाया करो ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट हो सके। न्यांगशी थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है, सोच रही है कि आखिर मिन यांग की हालत क्यों बिगड़ी, ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है। ये डॉक्टर शिन से पूछने लगी कि मैडम क्या मिन यांग भी आपका पेशेंट है, वो आपकी मेडिसिन ले रहा है? वो बोलती है कि सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि हम पेशेंट्स की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करते। न्यांगशी बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है, मतलब कि वो आपका पेशेंट है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। न्यांगशी और जीजी घर वापस पहुंच गए। ये चोरी चुपके से मिन यांग के रूम में झांकने लगी ताकि देख सके कि उसकी हालत अब कैसी है। तभी अचानक पीछे से मिन यांग भी आ गया। लड़की तो डर गई, इसे जिंदा देख खुश हुई। मिन यांग बोलने लगा कि तुम तो काफी डरपोक निकली। वो बोलती है कि ओ अच्छा, तुम कौन से बड़े बहादुर हो जो थंडरस्टॉर्म से डरते हो? बड़ा आया मुझे बोलने वाला। इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात हो गई। न्यांगशी किचन में बिजी है, ये खाना बना रही है। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़की एक अच्छी कुक है। मिन यांग नज़र नहीं आ रहा, बंदा तो ग्रोसरी बाय करने गया है। न्यांगशी ने उसे वहाँ पे भेजा है, लेकिन मिन यांग तो इस मामले में अनएक्सपीरियंस निकला। ये तो प्रोडक्ट्स के लेबल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। दरअसल बात यह है कि न्यांगशी इस मामले में काफ़ी केयरफुल है क्योंकि जीजी को कीवी फ्रूट से एलर्जी है, तभी तो ये हर आइटम के इंग्रेडिएंट्स को कंफर्म कर रही है। मिन यांग 2 घंटे बाद घर वापस आ पहुंचा। इसके हाथ में सामान है, इसने वो सब टेबल पे रख दिया। बंदा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। न्यांगशी बोलती है कि तुम ये सब जाके किचन में रख के आओ और हाँ, अपने लिए चॉपस्टिक भी ले आना। बंदे का खून तो जल गया। बोलने लगा कि न्यांगशी, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि तुम जीजी की केयर कर सको, ना कि तुम मुझे ऑर्डर्स देती फिरो। वो बोलती है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ। ये बैठ गया, लेकिन डाइनिंग टेबल पे तो चॉपस्टिक नहीं रखे हुए। वो पूछता है कि कहाँ पे है चॉपस्टिक? न्यांगशी बोलती है कि फोन पे कहा तो था कि लेते हुए आना, तुम नहीं लेकर आई क्या? मिन यांग बेचारा तो अंदर से जल के राख हो गया। ये बच्चे के सामने लड़ भी नहीं सकता, खामोश रहना ही बेहतर है। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें जीजी को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहिए ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये रहा क्रेडिट कार्ड, तुम उसे ले जाना। लड़की खुश हुई, बोलने लगी कि ठीक है, वैसे भी जीजी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ना ही चलो तो बेहतर है, बाय। न्यांगशी की ये बात मिन यांग के दिल पे लगी। अब तो ये ज़रूर जीजी के पास जाएगा, सो ये पहुंच गया। सारा दिन घूम फिर लेने के बाद ये तीनों लंच करने बैठ गए। न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट बाय किया है, ये देखो बियर हेड, तुम इसे सर पे पहन लो। इसके बाद तुम काले भालू से ब्राउन भालू बन जाओगे, फिर जीजी भी तुम्हें लाइक करने लगेगा, वो डरेगा नहीं। न्यांगशी ने इसे हेड पहना दिया। बोलने लगी कि ओ तुम तो काफ़ी क्यूट लग रहे हो। जीजी भी खुश हो गया, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जब न्यांगशी पेस्ट्री को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कीवी है। जीजी बेहोश हो गया। मिन यांग इसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। थैंकफुली जीजी को कुछ नहीं हुआ, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है।
न्यांगशी बोलने लगती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं जीजी को पार्क ना ले जाती तो आज वो इतनी तकलीफ में ना होता। मिन यांग बोलता है कि सारा ब्लेम खुद पे लेना कोई अच्छी आदत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो बस ये चाहती थी कि मेरा और जीजी का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तभी तुमने वो बियर हेड बाय किया था। न्यांगशी बोलती है कि सोचा ना था कि तुम इतने अच्छे से भी किसी को तसल्ली दे सकते हो। वो बोलता है कि मुझे सच बोलने की आदत है, जो फैक्ट है सो है। ये तो चला गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आके मिन यांग को एक फाइल देता है। इसमें न्यांगशी के ब्रदर यू जैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जीजी और न्यांगशी हॉस्पिटल से घर वापस पहुंच गए। मिन यांग ने इसे सरप्राइज दिया, ये जीजी के लिए ढेर सारे खिलौने ले आया। बोलने लगा कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका एनवायरनमेंट चेंज करो, सो मैंने कर दिया। इससे जीजी का माइंड फ्रेश होगा, ये हैप्पी रहेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस डॉक्टर ने मिन यांग को एडवाइस दिया था वो कोई और नहीं बल्कि न्यांगशी थी। तब मिन यांग उसकी बात को समझ नहीं पाया। अब जाके इसे एहसास हुआ कि न्यांगशी बिल्कुल सही बोल रही थी। प्रेजेंट में मिन यांग जीजी से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? वो बोलता है कि हाँ बहुत, थैंक यू भालू अंकल। न्यांगशी मिन यांग से बोलने लगी कि तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुमने जो जीजी के लिए किया उसके लिए थैंक्स। मिन यांग थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ये न्यांगशी से कुछ पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पा रहा। बोलने लगा कि मैंने डॉक्टर शिन से सुना कि तुमने उससे मेरी बीमारी का पूछा। तुम्हारा काम बस जीजी का ख्याल रखना है, ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना। सो तुम हद क्रॉस करने की कोशिश मत करो। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जीजी को किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि उसे नया एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पे अकेला रह के वो बोर होगा। न्यांगशी तो ऐसा नहीं चाहती। इसको मिन यांग का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। ये जीजी को किंडरगार्टन नहीं भेजना चाहती क्योंकि इसे डर है कि कहीं कोई उसे बुली ना करे। दोनों में बहस शुरू हो गई। मिन यांग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि जीजी मेरे जैसा हो, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तभी मेरी ये हालत है, इसलिए मैं उसे किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि वो ब्रेव बने और नए फ्रेंड्स बना सके। न्यांगशी इसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो जिद पे अड़ा हुआ है। न्यांगशी हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर जीजी को वहाँ पे कोई इशू हुआ तो मैं उसे फौरन वापस ले आऊंगी, ओके। मिन यांग और न्यांगशी जीजी को किंडरगार्टन ले आए। यहाँ की प्रिंसिपल तो मिन यांग को जानती है। जीजी को वहाँ छोड़कर दोनों घर वापस लौट आए। न्यांगशी ने जीजी के लिए लंच तैयार कर लिया, लेकिन ये तो इस बात को भूल ही गई कि जीजी तो किंडरगार्टन में है। जीजी के बगैर घर सूना सूना सा लग रहा है। न्यांगशी दुखी है। मिन यांग इससे बोलता है कि तुम्हारी कुकिंग तो काफ़ी अच्छी है, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोल के देता हूँ, इससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और तुम बोर भी नहीं होगी। न्यांगशी बोलने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। ये तो किंडरगार्टन पहुंच गई ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब ले सके। इसी बहाने वो हर वक्त जीजी के करीब रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन प्रिंसिपल तो इसे ये जॉब देने को तैयार ही नहीं। जरूर इन्हें किसी ने मना किया होगा। बेचारी न्यांगशी तो खाली हाथ वापस लौटने लगी। तभी इसकी नजर जीजी पे पड़ती है, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे तो मॉम डैड नहीं हैं, तुम एक अनाथ बच्चे हो। ये सब देख न्यांगशी फौरन से अपने भतीजे के पास आती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर ये मिन यांग को फोन करके सब कुछ बताती है और उससे बोलती है कि मैं जीजी को किंडरगार्टन से निकाल रही हूँ, उसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जब न्यांगशी प्रिंसिपल से मिलने उसके ऑफिस जाने लगती है तभी वो उनकी कुछ बातें सुन लेती है। दरअसल मिन यांग के कहने पे ही प्रिंसिपल ने न्यांगशी को जॉब पे नहीं रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि न्यांगशी हर वक्त जीजी के साथ रहे। ये बात जान के न्यांगशी तो बहुत गुस्सा हो गई। अब जाके इसे पता चला कि मिन यांग इसे जीजी से दूर रखना चाहता है। उसके बाद होता ये है कि जब न्यांगशी सामान पैक करके जीजी को अपने साथ ले जा रही होती है तो तभी मिन यांग इसे रोकता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि
जीजी का तुम जैसे झूठे इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया। मैं जीजी को अपने साथ ले जा रही हूँ। मिन यांग तो इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसने न्यांगशी को रोक लिया। वो कहने लगती है कि तुम मुझे जीजी से दूर रखना चाहते थे, तभी तुमने उसे किंडरगार्टन भेजा। यही नहीं, तुमने ही प्रिंसिपल को मना किया मुझे जॉब देने से। मैंने तुम पे यकीन किया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये बात सुन मिन यांग गुस्सा होके बोलने लगता है कि हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जीजी तुम्हारे बुरे साय से दूर रहे। ये देखो अपने भाई की असलियत। तुम्हारे भाई ने ही मेरी बहन को मारा। वो एक गैम्बलर और स्कैमर था। न्यांगशी अपने भाई को इनोसेंट समझती है। ये तो इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाली। बोलती है कि चुप करो, अपनी बकवास बंद करो। ये बेचारी तो रो पड़ी। जो भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं, उसके बारे में ऐसी बातें सुन के दुख तो होगा ना। बोलने लगती है कि मिन यांग, मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है। क्या ये सब करके तुम्हारा दर्द मिट जाएगा? वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा भाई मर गया, वो यही डिजर्व करता था। न्यांगशी बोलती है कि ठीक है, अब मैं जीजी को तुम जैसे साइको के साथ रहने नहीं दूंगी। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये जीजी के पास जाने लगती है तो तभी मिन यांग गुस्सा हो के इसे ही घर से बाहर निकाल देता है। जीजी बेचारा रोने लगा, कहने लगा कि आप एक बुरे अंकल हो। आपने आंटी को घर से क्यों निकाला? मुझे मेरी आंटी वापस ला के दो। ये तो चुप ही नहीं कर रहा। मिन यांग को एहसास होता है कि उसने न्यांगशी के साथ गलत किया। जब ये बाहर जाने लगता है तो तभी बारिश शुरू हो जाती है। थंडरस्टॉर्म की आवाज़ सुन के मिन यांग तो खौफजदा हो गया। अब ये बाहर कैसे जाए? खुद को संभालना होगा, हिम्मत करके बाहर जाना ही होगा। गलती को सुधारना होगा, न्यांगशी को वापस लाना होगा। सो ये उसके पीछे चला गया। बेचारी न्यांगशी काफ़ी रो रही है। ये जीजी से बहुत प्यार करती है, उसके बगैर जी नहीं सकती। मिन यांग भी आ पहुंचा। बोलने लगा कि चलो घर चलते हैं। न्यांगशी तो वापस नहीं जाना चाहती। बोलने लगती है कि मेरा अब कोई घर नहीं। जिस दिन मेरे भाई और भाभी मरे, मैं तो उसी दिन से ही बेघर हो गई थी। जीजी के अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। अब तुम मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। मेरा भाई मर चुका है, फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मेरा भाई बेकसूर था? वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो भला उसे क्यों मारेगा? मिन यांग इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न्यांगशी तो चुप ही नहीं कर रही। फिर होता ये है कि मिन यांग इसे हग कर लेता है। न्यांगशी बेचारी खामोश हो गई। इसका दिल टूट सा गया है। मिन यांग ने इसके साथ बहुत बुरा किया। उसके बाद होता ये है कि न्यांगशी घर वापस लौट जाती है। जीजी अपनी आंटी को प्रोटेक्ट करते हुए अंकल को धमकाने लगा कि मैं अब आपको उसे बुली करने नहीं दूंगा। आप मेरी आंटी से दूर रहें, उसे तंग ना करें। मिन यांग बोलता है कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं आपकी आंटी को कभी हर्ट नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जीजी बोलता है कि मुझे आप पे यकीन नहीं है। आंटी आप यहाँ आएँ और इसे पनिश करें। न्यांगशी बोलती है कि बेटा काफ़ी रात हो गई है, चलो सोते हैं। जीजी सो गया। मिन यांग न्यांगशी को सॉरी बोलना चाहता है। इससे पहले कि ये कुछ बोलता तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये तो फिर से खौफजदा हो गया। न्यांगशी इसे रूम में ले गई। जब ये वापस जाने लगती है तो तभी मिन यांग इसका हाथ पकड़ के बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बादल भी गरज उठे। मिन यांग की हालत बिगड़ने लगी। न्यांगशी इससे पूछने लगती है कि तुम थंडरस्टॉर्म से इतना क्यों डरते हो? तुम्हें उस बॉक्स में छुपने की क्या ज़रूरत है? बताओ क्या बात है? मिन यांग बताने लगा कि मैं डब्बे में इसलिए छुपता हूँ ताकि मैं सेफ फील कर सकूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिन यांग के पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मरे थे। तब वो और उसकी बहन भी वहीं पे मौजूद थे। बस उसी दिन से ये ट्रॉमा का शिकार हुआ। प्रेजेंट में मिन यांग न्यांगशी से बोलता है कि तुम पहली पर्सन हो जिसे मैंने ये सीक्रेट बताया। वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। सिस्टर शियान मेरी भी बहन जैसी थी। मैं भी चाहती हूँ कि सच सामने आए। मिन यांग ने इसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली।
फिर न्यांक्षी इससे बोलने लगती है कि तुम इतनी तेज बारिश में मेरे पीछे क्यों आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वो जवाब देता है कि उस वक़्त मैं सिर्फ तुम्हें तलाश करना चाहता था। लड़की को इसकी ये बात अच्छी लगी। देखते हैं कब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। उसके बाद होता ये है कि मिन यांग न्यांक्षी को ब्रदर यू जैंग के बैंक स्टेटमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है। न्यांक्षी को ये डॉक्यूमेंट्स फेक लगे, ये इन्हें वेरीफाई करना चाहती है। ये सिस्टर शियान की ऑफिस जा पहुंचती है ताकि आर्ट गैलरी के कीज ले सके। तभी वहाँ मिन यांग के अंकल आ जाते हैं। न्यांक्षी तो छुप गई। वैसे ये इंसान बड़ा ही सेल्फिश है, इन्हें बस पैसों से मतलब है। इनकी पैदाइशी ख्वाहिश है कि ये शी ग्रुप के प्रेसिडेंट बने। कहीं उस इंसिडेंट के पीछे इनका तो हाथ नहीं था? आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। उसी दिन असिस्टेंट आके न्यांक्षी से मिलता है और व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसके हवाले करता है। वो पूछती है कि तुम ये रिपोर्ट मुझे क्यों दे रहे हो? असिस्टेंट बोलता है कि मैं ये रिपोर्ट मिन यांग को नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हारा भाई जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो कार मिन यांग का था। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कार में खराबी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। अगर ये बात मिन यांग को पता चली तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। तुम तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानती हो ना, वो तो यही सोचेगा कि उसकी वजह से उसकी बहन मरी। तुम उसके लिए स्पेशल हो, सही वक्त आने पे तुम उसे ये बात बता देना। ये बातें सुन के न्यांक्षी तो घबरा गई। अब ये कैसे मिन यांग को ये सब बताए? ये बात इसे परेशान कर रही है। मिन यांग अपने ऑफिस में मौजूद है, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन इसका ध्यान तो कहीं और है। सोच रहा है कि कोई तो बात है जो न्यांक्षी मुझसे छुपा रही है। इसने तो मीटिंग ख़त्म कर दी। असिस्टेंट लिन आके पूछने लगा कि बॉस क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि न्यांक्षी मुझसे कुछ छुपा रही है। तुम ऑफिस संभालो, मैं घर चलता हूँ। ये तो अपने घर जा पहुंचा। न्यांक्षी तो इसका बड़ी शिद्दत से वेट कर रही थी। इसकी शक्ल देखते ही वो बोलने लगी कि तुम जीजी का ख्याल रखो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, 8 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगी। ये चली गई। मिन यांग का शक तो यकीन में बदल गया। अब ये सच जानकर ही रहेगा। वो जीजी के पास आके पूछने लगा कि बेटा तुम्हारा और तुम्हारी आंटी के बीच क्या सीक्रेट है, मुझे भी बताओ ना। जीजी बोलता है कि अंकल मैं कुछ नहीं बता सकता, आंटी नाराज हो जाएगी। बच्चा तो इसकी बात नहीं मान रहा और ना ही इसे कुछ बता रहा है। मिन यांग ने बियर हेड पहन लिया ताकि बच्चे को पटा सके। बोलने लगा कि मेरे प्यारे शहजादे, अपने आंटी के सीक्रेट्स मुझे भी बताओ ना। वो बोलता है कि ओके भालू अंकल, आपने लास्ट टाइम मुझे आइसक्रीम खिलाया था तो उसके बदले मैं इस बार आपकी हेल्प कर देता हूँ। जीजी इसे अपने रूम में ले गया। बताने लगा कि अंकल मेरी आंटी इस ड्रॉर में अपनी सीक्रेट चीजें रखती है। मिन यांग के हाथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट लग गया। ये तो इसे पढ़ने लगा। फाइनली इसे वो बात पता चल ही गई जो न्यांक्षी इससे छुपा रही थी। तभी उसे न्यांक्षी की कॉल आती है। वो बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे काफी डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी से मेरे पास आओ। फिर क्या, मिन यांग फौरन से उसके पास जा पहुंचता है और इसे सही सलामत घर वापस ले आता है। जीजी बोलने लगता है कि कहाँ पे है वो बदमाश, हटो मेरे रास्ते से, मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। वो बोलती है कि बेटा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, आप जाके सो जाओ। बच्चा चला गया। फिर मिन यांग न्यांक्षी से बोलने लगता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और जीजी को लेकर अब्रॉड चली जाओ। वो पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? मिन यांग बोलता है कि तुम तो शुरू से यही चाहती थी ना। वो बोलती है कि नहीं तो तुम उसके लीगल गार्डियन हो, जब तक सच सामने नहीं आता मैं कहीं नहीं जाने वाली। मिन यांग बोलता है कि सच तो सामने आ चुका है, मेरी वजह से मेरी बहन मरी। ये देखो, क्या तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी? इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि मेरे कार में खराबी की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मैं ही उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। न्यांक्षी तो इसे समझाने लगती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, अपने आप को दोष मत दो। लेकिन मिन यांग इससे बोलता है कि मेरे जैसे बदनसीब इंसान के साथ रहना खतरनाक हो सकता है। मैं एक शापित हूँ, तुम लोग मुझसे दूर चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम दोनों को भी खो दूँ।
मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, कोई नहीं बचा, सब मर गए। जो भी मेरे करीब होता है मैं उन्हें खो देता हूँ। अगर तुम नहीं गई तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मैं नहीं चाहता कि जीजी और तुम्हें कुछ हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सिस्टर शियान मिन यांग के ऑफिस आई थी। तब उसने अपने भाई से कार की कीज मांगी थी। मिन यांग ने उसे कार की कीज दे दी। हालांकि उसकी बहन के पास बहुत सी गाड़ियां थीं, लेकिन उसे अपने भाई की कार ही ड्राइव करनी थी। प्रेजेंट में मिन यांग पछता रहा है कि काश उस दिन मैंने सिस्टर शियान को कीज ना दी होती तो आज वो जिंदा होती। न्यांगशी इसे गले से लगा के बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। मिन यांग तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तो बस अपने आप को ही कसूरवार समझता है। इसने न्यांगशी को खुद से दूर कर दिया। बोलने लगता है कि अपना सामान पैक करो, अगर कल सुबह तक तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती घर से निकाल दूंगा। ये बात बोल के वो अपने रूम में चला गया। बेचारी न्यांगशी रो रही है। ये मिन यांग से जुदा नहीं होना चाहती। मिन यांग की हालत ठीक नहीं है। ये फिर से पैनिक फील करने लगा। काफी डर सा गया है। इसने खुद को फिर से बॉक्स के अंदर छुपा लिया। जब न्यांगशी उसे इस हाल में देखती है तो वो फौरन से उसके पास आती है और इमोशनल होके कहने लगती है कि मिन यांग, जो हो गया सो हो गया। पास्ट को याद करने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। सुनो मिन यांग, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगी थी उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे। तुमने जो आवाज सुनी थी वो थंडर स्टॉर्म की नहीं बल्कि सिलेंडर ब्लास्ट की थी। यही सच है। तुम्हें इस खौफ से बाहर निकलना होगा। मिन यांग, चलो अब हम हमेशा के लिए साथ रहते हैं। लड़की ने इसे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बता दी। मतलब कि न्यांगशी इससे प्यार करने लगी है। जीजी भी आ गया। पूछने लगा कि अंकल आंटी, आप दोनों अंधेरे में क्या कर रहे हो? मिन यांग बोलता है कि बेटा, हम दोनों हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे। तुम्हारी आंटी ने मुझे ढूंढ लिया। चलो तुम भी यहाँ आओ। मिन यांग की हालत संभल गई है। लगता है कि अब ये खौफ के साए में जिंदगी नहीं गुजारेगा। सारा क्रेडिट तो न्यांगशी को जाता है। अगर ये उसका हौसला ना बढ़ाती तो ये बेचारा पूरी जिंदगी डर के साए में रहता। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये तीनों काफ़ी खुश हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन यांग अपने घर से बॉक्स को बाहर निकाल फेंकता है। अब इसे इसमें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट हैरान होकर पूछने लगता है कि बॉस, क्या तुम वाकई में इसे हटा रहे हो? मुझे तो ये लगा था कि आप मरते दम तक ये बॉक्स अपने साथ रखोगे और इसी में ही आपकी लाश जाएगी। मिन यांग बोलता है कि तो फिर ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। असिस्टेंट बोलता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा, ये सब जीजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। मिन यांग बोलता है कि सिर्फ जीजी नहीं, न्यांगशी को भी क्रेडिट जाता है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। देखते हैं कब ये दोनों कपल्स बनते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तभी जीजी अपने अंकल से बोलने लगता है कि मेरे प्यारे रोतू अंकल जी, आप रोते बहुत हो। लो जी, इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। मिन यांग बोलता है कि चुप करके नाश्ता कर। न्यांगशी को इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चलती है कि कार के ब्रेकिंग डिवाइस में फॉल्ट था, तभी वो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि सिस्टर शियान को गाड़ी देने से पहले मिन यांग ने कार सर्विस करवाई थी। ज़रूर वहाँ पे किसी ने कोई गड़बड़ की होगी। न्यांगशी को भी यही लगता है। वो काफ़ी दिनों से उस मैकेनिक की तलाश में है जिसने गाड़ी सर्विस की थी। सच जानना है तो उससे मिलना ही पड़ेगा। मिन यांग इससे बोलता है कि प्रॉमिस करो कि तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों साथ मिल के इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर मिन यांग न्यांगशी को अपने साथ ले जाता है और वो उसे सिस्टर शियान की वसीयत दिखाने लगता है। फाइनली न्यांगशी को ये बात पता चल ही गई कि सिस्टर शियान ने सब कुछ इसके नाम कर दिया था। मिन यांग न्यांगशी से बोलता है कि पहले तो मुझे तुम पे शक था, लेकिन अब हम दोनों का एक ही मकसद है। मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हम मिलके पता लगाएंगे कि आखिर मेरी सिस्टर और तुम्हारे भाई को किसने मारा था।
न्यांक्षी पूछती है कि सिस्टर शियान ने इतनी जल्दी विल क्यों लिखी, ये बात समझ नहीं आ रही। मिनयांग बताता है कि हमारे अंकल्स की वजह से वो लोग कंपनी को हथियाना चाहते थे, तभी सिस्टर शियान ने ऐसा किया, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स मरे तो उन्होंने कोई विल नहीं लिखी थी, जिस वजह से कंपनी अंकल्स के पास चली गई थी। बस उस गलती को ना दोहराते हुए सिस्टर शियान ने ये स्टेप उठाया। उसके बाद होता ये है कि ये दोनों उस मैकेनिक को ढूंढ लेते हैं जिसने कार सर्विस की थी। इन्हें देखते ही वो भागने लगा। ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैकेनिक इनके हाथ तो लग गया, लेकिन तभी एक और अननोन पर्सन वहीं पे आ जाता है। इसके हाथ में तो चाकू है, ये इस मैकेनिक को मारना चाहता है। मिनयांग इससे फाइट करने लगा। मौका देख चाकू मैन तेजी से मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगा। न्यांक्षी उसके पास खड़ी है। मिनयांग को लग रहा है कि न्यांक्षी की जान खतरे में है। फिर क्या ये न्यांक्षी के आगे खड़ा हो जाता है ताकि उसे कुछ ना हो। इसने लड़की को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं। चाकू लगने की वजह से मिनयांग सीरियसली इंजर्ड हो गया। न्यांक्षी काफ़ी परेशान हो गई। ये मिनयांग को हॉस्पिटल ले गई। थैंकफुली मिनयांग को कुछ नहीं हुआ। इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। न्यांक्षी इसके साथ है। जीजी भी अपने अंकल की तबीयत पूछने आ गया। बोलने लगता है कि अंकल आप ठीक तो हो ना, जल्दी से घर वापस आ जाओ ताकि मैं आपको आंटी के दूसरे सीक्रेट्स भी बता दूं। न्यांक्षी बोलती है कि बेटा अंकल को आराम करने दो, तुम जाके पढ़ लिख लो। मिनयांग न्यांक्षी को बताने लगता है कि तुम्हारे भाई के आर्ट गैलरी में हमें बहुत से एविडेंस मिल सकते हैं, हमें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। न्यांक्षी इसकी इस बात से एग्री करती है। मिनयांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घर वापस आ गया है। जब ये तीनों साथ बैठे होते हैं तो तभी न्यूज़ से इन्हें ये बात पता चलती है कि वाटर वेव आर्ट गैलरी में आग लग गई है। फिर क्या, ये बात जान के दोनों वहाँ पे जा पहुँचते हैं। इन्होंने देर कर दी, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया। आखिर कोई तो है जो एविडेंस को मिटा रहा है। कौन हो सकता है तो कोई करीबी जो इन दोनों के आसपास ही है। देखते हैं कौन है वो धोखेबाज। आज न्यांक्षी का बर्थडे है। जब जीजी अपनी आंटी को विश कर रहा होता है तो मिनयांग को भी ये बात पता चल जाती है कि आज न्यांक्षी का जन्मदिन है। रात हो गई, तीनों साथ बैठे हैं। बर्थडे पार्टी का सीन ऑन है। मिनयांग न्यांक्षी को गिफ्ट देता है। लड़की खुश हुई। ये तो वही डॉल है जो न्यांक्षी को उसके भाई और भाभी ने गिफ्ट दिया था। मिनयांग बोलने लगता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। इसकी बातें सुन के लड़की तो रो पड़ी। जीजी बोलने लगा कि अंकल आपने आंटी को फिर से रुला दिया। वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। न्यांक्षी बोलती है कि बेटा अंकल का कोई कसूर नहीं, बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई तभी मैं रो पड़ी। जीजी बोलता है कि ओके अंकल जी, जा, इस बार तुझे माफ़ किया। अगली बार अगर आंटी का एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिनयांग बोलता है कि ठीक है छोटू महाराज, शुक्र है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। न्यांक्षी ने बर्थडे विश मांग ली। ये तो बस यही चाहती है कि ये तीनों हमेशा साथ रहें। चंद पल की खुशी के बाद अब घबराने का टाइम आ गया है। मिनयांग के फ़ोन पे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आ गया। उसने एक फ़ोन नंबर भेजा है। जब मिनयांग उस नंबर पे कॉल करता है तो तभी इन्हें रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मतलब कि फ़ोन घर में ही बज रहा है। ये बात तो टेंशन वाली है। मिनयांग न्यांक्षी से बोलता है कि तुम जीजी का ख्याल रखो, मैं देख के आता हूँ। ये चला गया। न्यांक्षी ने इसकी बात नहीं मानी, ये भी इसके पीछे चली आई। इन दोनों को ड्रेसिंग रूम में एक बॉक्स पड़ा मिलता है। इसमें बॉम्ब भी हो सकता है, पर थैंकफुली टेंशन की कोई बात नहीं। बॉक्स के अंदर पेन ड्राइव है जिसमें एक वीडियो फाइल है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि न्यांक्षी का भाई अपनी वाइफ को बेहोशी की हालत में आर्ट गैलरी से बाहर ले जा रहा है। ये सब देख न्यांक्षी तो शॉक्ड हो गई। मिनयांग इससे बोलता है कि घबराओ नहीं, मैं ये वीडियो अपने दोस्त के पास भेजूंगा, वो पता लगाएगा कि ये वीडियो रियल है या फेक। न्यांक्षी रोते हुए बोलने लगी कि
मैं तो हमेशा से ये बात कहती रही कि मेरा भाई बेकसूर था, वो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन ये सब देख मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि वो कैसा आदमी था। अगर वाकई में उसने सिस्टर शियान को मारा था तो मैं जीजी का सामना कैसे कर पाऊंगी। ये बेचारी तो रोने लगी। मिन यांग इसे दिलासा देने लगा, कोई तो है जो ये सब जानबूझ के कर रहा है ताकि ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिन यांग ऑफिस जाने लगता है तो तभी न्यांगशी इसे स्मार्ट कार देती है ताकि ये जीजी का रियल टाइम लोकेशन मॉनिटर कर सके, और ये भी कहती है कि अपना ख्याल रखना, अकेले कहीं मत जाना। मिन यांग बोलता है कि ठीक है, तुम भी कहीं मत जाना, घर पे रहना, ओके। ये अपने ऑफिस चला गया। मिन यांग असिस्टेंट से कहकर घर के सारे लॉक चेंज करवा देता है ताकि आइंदा से कोई घर में ना घुस सके। मिन यांग काफी परेशान दिखाई दे रहा है। इसे पता नहीं चल पा रहा कि आखिर कौन है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसे न्यांगशी और जीजी की काफी फिक्र हो रही है। ये बार बार उसे फोन करके ये बात कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ ठीक तो है ना। असिस्टेंट आके इससे बोलता है कि आप कॉफी पी लें। कुछ देर बाद इसे नींद आने लगती है, ये सो जाता है। अजीब बात ये है कि कॉफी पी के सोया क्यों, जरूर इसमें कुछ मिला हुआ था। 2 घंटे बाद जब ये नींद से उठता है तो ऑफिस से निकल पड़ता है। रास्ते में ये फ्लावर शॉप में रुकता है ताकि न्यांगशी के लिए फ्लावर्स ले सके। जिस बात का डर था वही हुआ, न्यांगशी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जीजी बेचारा वॉशरूम में बैठा रो रहा है। मिन यांग इसके पास पहुंच गया। ये इसे जानना चाहता है कि आखिर वो कौन था जो न्यांगशी को किडनैप करके ले गया। जीजी बताने लगता है कि वॉच। इसकी ये बात सुन मिन यांग को याद आता है कि न्यांगशी ने जो इसे स्मार्ट कार दिया था वो जीजी के स्मार्ट वॉच का था, जिससे लोकेशन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब किडनैपर घर में दाखिल हुआ तब न्यांगशी को अपनी नहीं बल्कि जीजी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो फौरन से जीजी के पास गई और उसे वॉशरूम में छुपा दिया और उसका वॉच अपने पास रख लिया ताकि बाद में मिन यांग उसके लोकेशन को ट्रेस कर सके। उसके बाद किडनैपर उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। प्रेजेंट में मिन यांग जीजी से बोलता है कि तुम ब्रेव हो, तुमने मुझे हिंट दे दिया, मैं तुम्हारी आंटी को बचाने जा रहा हूँ, मैं उसे वापस ले आऊँगा। ये अपने घर से निकल पड़ा। लोकेशन ट्रेस करते करते ये सुनसान जगह पे पहुंच गया। ये तो पुराना गैराज है। जब ये अंदर दाखिल होता है तो ये न्यांगशी को देख लेता है। लड़की कुर्सी से बंधी हुई है। जब ये इसके पास जाने लगता है तो तभी किडनैपर वहीं पे आ जाता है और मिन यांग से बोलने लगता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। मिन यांग इससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। इस भाई साहब को कुछ नहीं चाहिए, ये तो बस दर्दनाक दास्तान सुनाना चाहता है। बंदे का फेस दिख नहीं रहा। ये धीरे धीरे से करीब आता जा रहा है। अरे ये क्या, ये तो असैसिन लिन निकला। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। असैसिन लोग भी अपने बॉस से दुश्मनी करने लगे। बस यही देखना बाकी रह गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असैसिन लिन ये समझता है कि मिन यांग के फादर ने उसके फादर को मारा था। इसी वजह से ये मिन यांग से रिवेंज लेना चाहता है। दरअसल जब मिन यांग के घर में आग लगी थी तब असैसिन लिन का फादर भी वहीं पे मौजूद था। वो बोलने लगता है कि 17 साल से मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ उसको मिटाने का वक्त आ गया है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं तुम दोनों को खुश देखता हूँ तो मेरा खून जलने लगता है और सोचता हूँ कि जब मैं तकलीफ में हूँ तो ये दोनों कैसे खुश रह सकते हैं। तुम्हारी बहन भी खुश रहने लगी थी, सो मैंने उसे मार दिया। जब से तुम इस लड़की और जीजी से मिले हो तुम भी खुश रहने लग गए थे। ये बात भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। असैसिन लिन तो बदले की भावना में जल रहा है। ये तो इससे रिवेंज लेना चाहता है। मिन यांग से समझाने लगता है कि पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, प्लीज तुम न्यांगशी को कुछ मत करो। ये बात सुन के असैसिन लिन तो भड़क उठा। इसने मिन यांग का गिरबान पकड़ लिया। ये तो हर उस पर्सन को मारना चाहता है जो मिन यांग से कनेक्टेड है ताकि ये भी तकलीफ में रहे।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सिस्टर शियान ने अपने भाई से कार की कीज ली थी तब असिस्टेंट वही आसपास ही मौजूद था। उसने सब सुन लिया था। उसके बाद हुआ ये कि असिस्टेंट लिन ने कार के ब्रेक्स खराब कर दिए थे। मतलब कि सब कुछ असिस्टेंट लिन ने पहले से ही प्लान कर रखा था। प्रेजेंट में असिस्टेंट लिन मिन यांग से बोलता है कि तुम मेरे सामने झुको, मुझसे भीख मांगो। मैंने ही फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो, तुम लोग आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले लो। मिन यांग इससे बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, न्यांशी से नहीं, इसे छोड़ दो। आओ मेरा सामना करो। असिस्टेंट लिन इससे बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। चलो फिर फाइट करते हैं। ये दोनों तो लड़ पड़े। मिन यांग इसे मारने लगा। असिस्टेंट तो यही चाहता है कि मिन यांग इसे मार डाले ताकि ये पूरी जिंदगी गिल्टी फील करता रहे। न्यांशी इससे बोलती है कि प्लीज मिन यांग इसकी बातों में मत आना, तुम इसे कुछ मत करो, तुम एक लॉयर हो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। मिन यांग ने असिस्टेंट लिन को दबोच लिया। बंदा जमीन पे गिरा पड़ा है। इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मिन यांग इसे अपने हाथों से मार डाले, लेकिन मिन यांग ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। न्यांशी बेहोश हो गई। मिन यांग उसे वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट लिन का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसके हाथ कुछ नहीं आया, इसने तो अपनी जान ले ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यांशी हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 वीक गुजर चुका है लेकिन इसे होश नहीं आया। मिन यांग काफी परेशान है, इसे उसकी फिक्र है, ये हर वक्त इसके साथ है। दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका स्पेशल एपिसोड ज़रूर देखना। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।